तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इवापोरेशन, जो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, पर इस क्लास में आपको थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको रिलेट करना है आपने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपका बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि नहीं? बॉइलिंग का डेफिनेशन क्या है पहले ही आपको बताया था। अब आप लोग खुद याद करो कि क्या हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, क्या मैम ने बताया था, उसको रिवाइज करो, उसके वीडियो को देखो। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आपका ये बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तब आपका एक स्टेट ऑफ मैटर जैसे कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इवापोरेशन में क्या होता है? इवापोरेशन में आप लोगों ने क्लास 7-8 में शायद पढ़ा होगा, इवापोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, पर इन दोनों में डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको लिक्विड को हीट देना पड़ेगा। जब तक आप वाटर को हीट नहीं करोगे तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब जब तक वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं आ जाता तब तक वो वाटर आइस स्टीम में नहीं बदलेगा। यही तो है बॉइलिंग पॉइंट, आपको एक्स्ट्रा हीट देना पड़ता है। पर इवोपोरेशन में क्या होता है, इतना तो आप सबको पता है कि चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो या फिर लिक्विड के या फिर गैस के, हर पार्टिकल्स अपने ही जगह वाइब्रेट करता है। ये सॉलिड में भी पार्टिकल्स का थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होता है क्योंकि उनमें भी थोड़ा काइनेटिक एनर्जी है, पर वो काइनेटिक एनर्जी कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है। लिक्विड में वही काइनेटिक एनर्जी या फिर जो वाइब्रेशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो इसमें है, उनको स्पेस मिल रहा है, तो वो किसी भी शेप का वो लोग अपने आप अपना शेप बदल सकते हैं। और गैस का तो पूछो ही मत, स्पेस ही स्पेस है, जहां तहां जा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो ये पानी है, इसका मतलब इसमें हर पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होगा, पर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हर पार्टिकल्स में सेम नहीं होता है। जैसे कि क्लास में, आप लोग के क्लास में कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि बिना पढ़े जस्ट मेरे वीडियोस को देखने के बाद ही उसके दिमाग में वो पूरा बैठ जाता है। और कोई स्टूडेंट है कि मेरे वो वीडियोस से उनको समझ में आ रहा है, पर उनको एक बार पढ़ने की जरूरत है। तो हर स्टूडेंट तो एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे कि आज हो सकता है कि मेरे वीडियो से भी आपको दूसरा कोई साइंस टीचर का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके पास हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छा डिलीवरी करने का, अपने थिंकिंग थॉट प्रोसेस को थ्रो करने का, आप लोग तक पहुंचाने का ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। ये हो सकता है, हर कोई भी सेम नहीं है। उसी तरह हर पार्टिकल्स में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा। और स्पेशली क्या होता है, ये टॉप लेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा ही होता है। क्यों? अब आप लोग पूछोगे क्यों? जैसे कि ये मैंने बीकर शेप बनाया, पर ये एक वाटर बॉडी समझ लो, कोई पॉन्ड समझ लो। अब ये ऊपर का जो लेयर का पानी है, हमेशा सन के रोशनी की वजह से ऊपर वाला लेयर थोड़ा गर्म रहेगा एज कंपेयर टू नीचे। ये मानते हो कि नहीं? जितना आप सी में नीचे जाओगे पानी उतना ज्यादा ठंडा मिलेगा। अपर सरफेस में पूरा दिन आपको सनलाइट मिल रहा है, एक टेम्परेचर, सन का जो टेम्परेचर वो मिल रहा है। तो उस टेम्परेचर की वजह से क्या है, ऊपर लेयर के पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं। उनमें मतलब ताकत थोड़ा, मतलब वो ज्यादा बोलते हैं ना, कोई स्टूडेंट क्लास में बहुत ज्यादा शैतानी करता है, तो ये अपने क्लास में बहुत ज्यादा शैतानी करने वाले लोग हैं।
तो ये क्या होता है, थोड़ा सा जब इनको टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलता है ना, तब ये क्या करते हैं, अपना स्टेट बदल लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है या नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस आया है अभी सनलाइट के टेम्परेचर के वजह से, और नीचे का मान लो 50 है, तो 50 तक हम लोग जा नहीं रहे। जो 80 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर हो गया, वो वाले क्या हो गया, 80 डिग्री टेम्परेचर में वो अपने आप को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसी फेनोमेनन को, जहां पे आपका लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे 100, पहले एक केस में क्या था, लेटेंट हीट वाले केस में बॉइलिंग पॉइंट में होना चाहिए, या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था कि नहीं, मैंने उसको पर्टिकुलर करके कहा था। या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में पर्टिकुलर करके मैंने आपको कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट में ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिलेगा। बट इस केस में क्या हो जाता है, ये टेम्परेचर 100 नहीं पहुंचने के आगे ही ये इतना ज्यादा शरारती है, इतना ज्यादा इनमें काइनेटिक एनर्जी है कि ये अपना लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं डिस्पाइट ऑफ attaining the boiling point, and this process is known as evaporation. This process is known as evaporation. समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे factors affecting evaporation. कौन कौन से फैक्टर है जो इवोपोरेशन में रुकावट डालते हैं, या फिर कौन कौन सा फैक्टर है जो इवोपोरेशन में आप मतलब इवोपोरेशन होने के लिए होने का कारण है, क्या क्या फैक्टर है इवोपोरेशन मेनली होने का। ठीक है, पहला तो हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जैसे कि आपको एक टॉवल सुखाना है, ठीक है, रस्सी में आपने बाहर छत में टॉवल को सुखाना है। एक टॉवल को आपने पूरा अच्छे से क्लिपिंग करके पूरा ऐसे करके डाला है, दूसरे वाले को आपने क्या क्या छोटा करके पूरा फोल्ड कर करके एकदम छोटू सा क्लिप मार के, इसको पूरा फोल्ड करके। अब आप बताओ ये वाला जल्दी सूखेगा या ये वाला, किससे पानी जल्दी चला जाएगा, इससे या इससे? ऑब्वियसली इससे। क्यों? क्योंकि इसका पूरा सरफेस खुला है, जहां पे पानी है ओपन है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो पानी हर पोर्शन से आपका इवोपोरेट हो जाएगा। पर इस केस में एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, तो एक ऊपर वाला लेयर सूख सकता है पर अंदर वाले लेयर तक हीट उतना पहुंच नहीं पाएगा, इस वजह से वो जल्दी से नहीं सूखेगा। तो ये हो गया इवोपोरेशन का पहला फैक्टर जो उसको अफेक्ट करता है। सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। इवोपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दूसरा हो गया टेम्परेचर। अब ह्यूमिड, जो हम लोग बंगाली में मेघला दिन बोलते हैं, ह्यूमिड डेज होता है जहाँ पे धूप नहीं होती है पर एक गर्मी सी होती है, उस दिन आपने एक टॉवल को धोया और एक सनी डे में, कब आपका कपड़ा जल्दी से सूखेगा? सेम, आपने यहाँ पे कोई फोल्ड वगैरह नहीं किया, दोनों सेम रखा, पर यहाँ पे क्लाउडी है थोड़ा सा डे, तो सबको पता है जिस दिन क्लाउडी है कपड़ा भी उस दिन सूखने में टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उस दिन कम है। सनी जब होगा सनलाइट खूब सारा गिरेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी का ज्यादा होना मतलब इवोपोरेशन जल्दी होना है कि नहीं। तो ये रहा, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ इवोपोरेशन बढ़ता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, एक्सप्लेन इवोपोरेशन, व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ इवोपोरेशन
एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। अगला है ह्यूमिडिटी। बहुत दिन क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट। आपके हवा में धूप नहीं है पर एक चिपचिपाहट सी, मतलब आपको क्लाउडी डे है पर आपको एक कैसा मतलब पसीना भी नहीं निकल रहा है पर बहुत चुभ रहा है वो गर्मी, क्योंकि टेम्परेचर तो है पर वो मॉइस्चर कंटेंट आपका बहुत चुभाने वाला है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के समय क्या होता है, वैसे ही आपका वाटर कंटेंट इन द एयर इंक्रीज होता है। तो वाटर कंटेंट, ह्यूमिडिटी माने वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट जिस दिन आपका ज्यादा होगा एनवायरनमेंट में, उस दिन आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा। तो वाटर कंटेंट अगर ज्यादा है तो आपका इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, इवोपोरेशन अगर एनवायरनमेंट में ही वाटर ज्यादा है तो इवोपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर में वाटर है। पहले तो उस वाटर को सनलाइट सूखेगा, उस वाटर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फिर जाके आपको जो वाटर बॉडीज का या फिर आपके कपड़े का जो एग्जांपल मैं देते आ रही हूँ वो आप उसके बाद होगा। तो जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा वाटर कंटेंट उतना ज्यादा होगा और उतना कम इवापोरेशन होगा। और लास्ट फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब हवा। जितना हवा आपका देगा कपड़ा उतनी जल्दी सूखेगा, जितना कम हवा देगा कपड़ा उतना देरी से सूखेगा। क्यों? क्योंकि हवा के साथ इवोपोरेशन बढ़ता है एज वाटर वेपर बाहर निकल जाते हैं, आर ब्लोन अवे बाय द विंड। द वाटर वेपर्स आर ब्लोन अवे बाय विंड। क्या? वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स आर ब्लोन अवे बाय द विंड। समझ में आया? दिस इज हाउ इवोपोरेशन occurs and what are the factors affecting the evaporation. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हाउ evaporation causes cooling. तो बेसिकली सपोज ये वाटर बॉडी है, मैंने क्या कहा था, इवोपोरेशन का फेनोमेनन क्या है, आपका जो पार्टिकल्स है हर पार्टिकल्स में सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, और स्पेशली जो टॉप लेयर के पार्टिकल्स है उनमें तो काइनेटिक एनर्जी भरपूर मात्रा में रहती है, क्योंकि उनको एक हीट मिलता है। और ये हीट कहाँ से मिल रहा है? ये हीट उनको सराउंडिंग से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? सराउंडिंग से। तो इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। मान लो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है टॉप लेयर के, ठीक है, और ये आपका एयर का पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो टॉप लेयर के होंगे वो क्या करेंगे, वो अपने आप को जितना जल्दी हीट कर सकते हैं उतना जल्दी वो वेपोराइज हो जाएंगे। जितना उनको हीट मिलेगा वो उतना जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे, है कि नहीं? तो वो क्या करते हैं, ये जो एयर पार्टिकल है, जो गर्म एयर पार्टिकल है, मान लो ये एयर पार्टिकल गर्म है, उनसे वो हीट खींचता रहता है, और हीट खींच के वो क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है। अब ये एयर पार्टिकल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब इवोपोरेशन के लिए जो अपर लेयर में या फिर हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपने चारों तरफ जो पार्टिकल्स हैं उनसे वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट एब्जॉर्ब करके ये गर्म हो जाता है, ये पूरा हीटेड हो जाता है, गरम। क्यों? क्योंकि उसे भागना है, उसे वेपर बन जाना है। और बाकी जो एयर पार्टिकल जिससे उसने अपने आप को गर्म किया था वाटर पार्टिकल ने, वो सारे ठंडा हो जाते हैं।
इसीलिए मैं तो क्या करती थी पता है, हॉस्टल लाइफ में मेरा सेकंड फ्लोर में था, जिसके ऊपर वो दूसरा कोई छत नहीं था, वो सिर्फ टॉप फ्लोर था। तो मेरा जो बिस्तर था ना, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता था। मैं क्या करती थी, धुले हुए बेडशीट ही हो भले, पर बेडशीट्स को अपने बेड के चारों तरफ भिगो के टांग देती थी। तो क्या होता था, ये बेडशीट सूखने के लिए मेरे यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है उनसे हीट ले लेता था। समझ में आया? ये जो एयर पार्टिकल, सपोज ये सारे डॉटेड जो है एयर पार्टिकल्स, ये बहुत गर्म है, पर ये जो बेडशीट में जो ठंडा पानी है ना, ये इवोपोरेट होने के लिए मेरे चारों तरफ के एयर गर्म पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता था और मेरे चारों तरफ उसको ठंडा कर देता था, और मैं आराम से एसी रूम बन जाता था मेरा। क्योंकि हॉस्टल में तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। आप लोगों ने सुना ही होगा कॉलेज, ये वाला कॉलेज का नाम जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज। आसाम में 2 गवर्नमेंट कॉलेज तब के थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में खाना पीना ये सब बहुत मुश्किल से मिलता था, क्योंकि आपको पैसा भी उतना नहीं देना पड़ता है, खाना भी उस तरीके से, रूम भी उस तरीके का, एक रूम में 3 लोग थे। तो ये रहा आपका बेसिकली हाउ इवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सब के लिए कि गर्मी में हम लोग क्यों कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और ठंड में क्यों वूलन। बस यहीं पे चैप्टर खत्म। थैंक यू। पता नहीं आप लोग को वीडियो क्लास कैसा लग रहा है, पर वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू एन एडिक्वेट amount of knowledge. Just hope this pandemic ends forever and ever. ये अच्छा नहीं लगता हर साल इस तरीके से चला जाए। आप लोग भी अच्छे से रहना, प्रिकॉशंस लेना और पढ़ाई करना। ठीक है, चलो बाय।